यहाँ पर हम क्लास 9th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जो आपका केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर आता है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर का क्या नाम है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बात बता देता हूं कि इसमें टॉपिक को पहले प्रैक्टिकल वे पे कराया गया है। प्रैक्टिकल का मतलब क्या हो गया? किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प लेके, ठीक है, उसे एक्सप्लेन किया गया है प्रॉपर, ठीक है। फिर उसी टॉपिक को पीपीटी की हेल्प से क्या है, समझाया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है? प्रैक्टिकल से कोशिश की गई है कि जो भी हम टॉपिक करा रहे हैं उसकी एक इमेज बने आपके माइंड में, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि हमारा माइंड जिस चीज की इमेज नहीं बना पाता वो बहुत जल्दी से हमारा याद नहीं होता और वो हमें एक तरह से रटना पड़ता है। लेकिन साइंस रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। तो कोशिश की है पहले प्रैक्टिकल से आपको प्रॉपर आपके दिमाग में एक इमेज बने, ताकि आपका टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, साइंस को समझने के लिए माइंड में इमेज बनना जरूरी है, वरना एक तरह से आप क्या कर रहे हो, उसे रट रहे हो, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद पीपीटी की हेल्प से आपको इसलिए समझाया गया, उसके दो एडवांटेज हैं। एक तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, जो आपने प्रैक्टिकल से किया उसका क्या हो गया, रिवीजन। सेकंड क्या, वहां से आप नोट्स भी बना सकते हैं। क्लियर है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता रहे। और वीडियो को लाइक भी करें और लास्ट में कमेंट जरूर करें कि भाई वीडियो आपको कैसी लगी। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम मैटर को डिफाइन करते हैं। मैटर होता क्या है, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट पे आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, तो ध्यान से देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या कर रहा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अब जब ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ मास जरूर होगा जब आप इसका मास कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा हमारे डेली रूटीन के जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे आपके पास मार्कर हो गया, तो मार्कर आप देखेंगे क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो मैटर को हम दो चीजों के रेस्पेक्ट पे देखते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई और उसके मास के ऊपर। अगर हम और कैटेगरी लेते हैं मैटर की, जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो अगर हम ओवरऑल, आपके हाथ में फोन हो जिससे आप पढ़ रहे हो, या लैपटॉप हो, आप बेड पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, सभी का आप एक चीज देखोगे, वो क्या कर रहे होंगे, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे और उनमें कुछ ना कुछ मास होगा। तो मैटर को आपको डिफाइन करना है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। रिपीट कर रहा हूं, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। कि मैटर आपका कुछ भी हो सकता है, बस उसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। वो क्या करता हो, ऑक्यूपाई स्पेस, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसका कुछ ना कुछ मास हो। रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मैटर हो सकता है, बस उसमें दो क्वालिटी हो, वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके अंदर कुछ ना कुछ मास हो। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये एग्जाम्पल आए हैं आपके सामने। ये आपका टेबल हो गया, सीधी सी बात है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। यहाँ पे ये प्लेट हो गई, ये आपका चेयर हो गया, ये सभी क्या कर रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और इनका मास कुछ ना कुछ होगा। तो ये सभी मैटर की कैटेगरी में आएंगे। जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ठीक है, ये सभी आपके किसकी में कैटेगरी में आएंगे, ये भी मैटर की कैटेगरी में आएंगे। स्मोक है, ये भी किसकी कैटेगरी में आएगा, मैटर की में, क्योंकि आप ये देखेंगे ये कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एयर में, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो ये सभी किस कैटेगरी में आएंगे, आपके मैटर की कैटेगरी में आएंगे। तो उम्मीद है मैटर आपका प्रैक्टिकल से भी समझाया, आपको स्मार्ट बोर्ड से भी समझाया, क्लियर हो गया होगा। लास्ट में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, बस उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका क्या हो, अपना मास। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, भाई सभी ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, सभी का कुछ ना कुछ मास होता है, तो फिर नॉन मैटर की कैटेगरी में कौन आएगा, या सारे ही मैटर हैं क्या, नॉन मैटर कुछ है नहीं। तो इसे हमें क्या है, सोचना पड़ेगा। तो थिंकिंग, ठीक है। अब आप सोचिए, जो आपने सोचा
क्या उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है? ये नहीं किया। उसका कुछ मास है? नहीं है जो इसका मास भी। तो नॉन मैटर में आपका क्या आ जाएगा? थिंकिंग आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा, लव आ जाएगा, हेट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ग्रेविटी आ जाएगा। और इसे अगर सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे अगर आप चीज़ों को कंप्यूटर से थोड़ा रिलेट करते हो तो जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पढ़ा होगा आपने, हार्डवेयर सारा आपका मैटर की कैटेगरी में आएगा, सॉफ्टवेयर आपका नॉन मैटर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर आपका कैसे हो गया, ये समझिए कि जैसे आपका हार्डवेयर में तो आपकी क्या चीज़ें आती हैं, हार्डवेयर में आपकी वो चीज़ें आती हैं जैसे सीपीयू हो गया, माउस हो गया, या जो स्क्रीन है वो आपका हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर में क्या है, जो उसके अंदर एप्लीकेशन होती है। ठीक है। जैसे अगर आप फ़ोन का ही एग्जांपल समझें तो आपके हाथ में जो फ़ोन है वो तो मैटर है। ठीक है। उसमें जो आपका एक तरह से स्क्रीन गार्ड लगा हुआ वो मैटर है, कवर लगाया वो मैटर है। ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है, मान के चलिए जो आपकी यूट्यूब चला रखी है, जो आपने अब जिससे आप ये पढ़ रहे हो, क्या यूट्यूब सब मैटर है? नहीं। आप ऐसे कहेंगे फ़ोन के अंदर तो उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन अगर उसे बाहर यूट्यूब को निकाल के रखें, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है। क्योंकि ना उसका कुछ मास है, ना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, नॉन मैटर हो गया। ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से भी आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। जो हार्डवेयर चीज़ें होती हैं वो आपकी मैटर में आएंगी, सॉफ्टवेयर चीज़ें आपकी नॉन मैटर में आएंगी। दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत सिंपल, इंग्लिश इतनी सभी ने पढ़ी होगी, वर्ब पढ़ी है आपने। ठीक है। क्रिया, तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी वर्ब होती हैं, ठीक है, वो भी सभी आपकी नॉन मैटर की कैटेगरी में आती हैं। जैसे खाना खाया, तो खाना एक तो होता है जैसे रोटी वगैरह, वो तो हो गया मैटर, लेकिन जब हम खाते हैं उसे भी तो खाना ही बोलते हैं कि खा रहे हैं, वो आपका आएगा नॉन मैटर में। जैसे चलना, ठीक है, वॉक हो गया, तो चलते टाइम ना तो स्पेस ऑक्यूपाई है भाई, कोई अलग से स्पेस ऑक्यूपाई तो ना कर रहा है ये जो वर्ड है वॉक। ठीक है। जैसे क्रिकेट में रन बनाते हैं, स्कोर होता है भाई, रन बनाने पे क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो ये चीज़ आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अकॉर्डिंग भी, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी। ठीक है। तो जितनी भी वर्ब के आएंगी आपकी, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगी, नॉन मैटर की कैटेगरी में आएंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम यहाँ पे पंच तत्व। अब पंच तत्व है क्या, पहले इस चीज़ को समझिए। पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि 5 तत्व हैं टोटल, जिनसे मिलके पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ठीक है। मीन्स पूरा यूनिवर्स इन 5 तत्व मीन्स इन 5 मैटर से क्या मिलके बना हुआ है। 5 हैं, कौन कौन से? अग्नि मीन्स फायर हो गया, आकाश मीन्स स्काई हो गया, जल मीन्स वाटर हो गया, पृथ्वी मीन्स आपका अर्थ हो गया, हवा मतलब आपका एयर हो गया। ये माना जाता था कि इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर क्या है, पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। क्लियर है? इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। और अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, उसमें तो ये तक माना जाता था कि जो हमारी बॉडी है वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बनी हुई है, और बाद में इन्हीं 5 तत्वों में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, मिल जाती है। मीन्स जैसे भी कोई डेड बॉडी है उसे सबसे पहले क्या करते हैं, हम जलाते हैं। जलाने पे क्या होगा, उसका जो धुआं है वो भी आकाश में जाएगा। ठीक है। और उसके जलने पे जो आकाश में धुआं जाता है वो हवा से होता हुआ जाएगा, जिसमें उसकी अस्थियों को पानी में बहा दिया जाता है, और राख यहाँ रह जाती है, अर्थ पर रह जाती है। कहने का मतलब, जिन 5 तत्वों से मिलकर इंसान का शरीर बना हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों में वो क्या विलीन हो जाता है, मीन्स मिल जाता है। ये है आपका पंच तत्व, कि जो आपके क्या पुराने समय के मैटर हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो जो मैटर का फिजिकल नेचर है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान के चलो एक मैटर है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ मास है, तो एक मैटर हो गया। तो जो मैटर है, अगर इसके हम छोटे पार्टिकल्स पे जाते हैं, मीन्स इसे थोड़ा सा हम डिवाइड कर लेते हैं,
तो ये आपका इस तरह के पार्टिकल से क्या मिलके बना हुआ होता है। ध्यान से देखिए, जब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, देखो आपको एक पार्टिकल अगर यहाँ पे दिखाना चाहे बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। तो मीन्स पहला पॉइंट क्या हो गया फिजिकल नेचर का, मैटर इज कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब क्या है कि जो मैटर होगा वो क्या ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो छोटे पार्टिकल हैं वो कितने छोटे होंगे। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पे, जो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि भाई इतने होंगे इतने होंगे, उनसे भी वो कहीं ज्यादा छोटे होते हैं। अप्रोक्स ये माना जाता है कि जो आपका एक ड्रॉप वाटर होता है या रेन की जो एक ड्रॉप होती है, आप इतना मान लीजिए, जो एक ड्रॉप वाटर है या जो रेन की एक ड्रॉप होती है, उसमें 10 की पावर 21 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में आप 2 पॉइंट करेंगे। मैटर कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। क्लियर है कि मैटर क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। दूसरा पॉइंट है कि जो मैटर के जो पार्टिकल है जिनसे मिलके वो बना हुआ, वो हमारी इमेजिनेशन से भी क्या है बहुत छोटे होते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मीन्स जो मैटर हमने पढ़ा, एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, मैटर ये पढ़ा, उसके फिजिकल नेचर के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिजिकल नेचर होता क्या है, अगर सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं, फिजिकल होता है जो हमें, जो हमारे सेंस हैं उनसे हम पता लगा सकें या उनसे फील कर सकें। जैसे आपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी करी होंगी, तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो हमें आफ्टर रिएक्शन पता चलती है, लेकिन फिजिकल हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी सेंस है उनसे क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फिजिकल नेचर में हम आते हैं, तो आप देखेंगे कि कोई भी मैटर है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिकल में बताया कि छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल को जब हम एक साथ जोड़ते हैं जब जाके कोई मैटर बनता है बड़ा। ठीक है, जैसे आपका, मैंने आपको चौक का एग्जांपल दिया अभी, और भी आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं। अगर उसे हम तोड़ते चले जाएं तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर इज कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। तो इसका पहला फिजिकल नेचर है कैसा, कि जो मैटर है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना, मतलब उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं जो छोटे छोटे हैं और वो मिलके क्या बनाते हैं, पूरा मैटर बनाते हैं। सेकंड, अगर ही हम सोचना चाहें कि कितने छोटे होते हैं, तो जब हम इसे बहुत जो हाई पावर का माइक्रोस्कोप होगा वहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, कि हमें क्या कुछ इस तरह से दिखेगा जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप देखेंगे जैसे हमने आगे पढ़ेंगे कि उनमें थोड़ा स्पेस भी है, लेकिन अरेंजमेंट कुछ इस तरह से दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो सेकंड फिजिकल नेचर क्या हो गया आपका, वो हो गया पार्टिकल आर स्मॉलर देन आवर इमेजिनेशन, कि जो हम सोच रहे हैं ना इतने बड़े होंगे इतने, उनसे भी कहीं ज़्यादा छोटे होते हैं। तो यही आपको हमने प्रैक्टिकल में बताया और यही आपका थ्योरी में, कि ये 2 पॉइंट याद रखने। रिपीट कर देता हूँ मैं, आपको बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप बहुत अच्छे से वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको पूरी तरह से यहीं पे क्या हो जाएंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। तो फिजिकल नेचर में क्या होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैटर इज कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सेकंड क्या है, पार्टिकल आर स्मॉलर देन आवर इमेजिनेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब उन स्मॉल पार्टिकल की हमें क्या देखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। तो उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीनों को एक हम सिंपल एक्सपेरिमेंट से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम क्या लेते हैं, बीकर में हमने लिया, ध्यान से देखेंगे जब आप इसे, ये 200 ml वाटर है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया भाई, ये सॉल्ट है, इस सॉल्ट को डाला और इसे क्या किया, अच्छे से मिला दिया। जब इसे हम अच्छे से मिला रहे हैं तो हम एक चीज देखेंगे, मिलाने के बाद इसमें क्या होता है, ये अच्छे से मिल जाने दीजिए इसे। आप ये चीज देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो वाटर लेवल है वो अब भी क्या है आपका 200 ml ही है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि पहले भी 200 ml था, अब हमने नमक डाल दिया तब भी 200 ml है, तो भाई फिर नमक गया कहाँ।
ठीक है। तो होता क्या है, जो आपका वाटर है इसके अंदर, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान के चलो एक रूम है, उसमें एक चेयर रखी हुई है। ठीक है, अब चेयर ऐसे रखी हुई है, बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली है, तो उन चेयर के बीच में आप आराम से कोई ऑब्जेक्ट और रख सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में क्या, स्पेस है। ठीक है, जैसे आपने टेबल रख दी बीच में, तो भाई स्पेस है वहां पे। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक रूम पूरा भरा हुआ है, उसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पे कोई ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, आएगा तो फिर उसका जो वॉल्यूम है या जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो लेकिन इसका लेवल अप नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या हो गए, अरेंज हो गए या उसके बीच में आ गए। तो इससे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती है, वो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मींस जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक आप जब ये देखेंगे, इसके पार्टिकल क्या होंगे, कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। कोई भी मैटर है आपका, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें इसे, आप नमक मिलाने के बाद देखेंगे वो पार्टिकल सस्पेंडेड से रहते हैं और थोड़ा बहुत हिलते रहते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल क्या है, एक्चुअल में बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल, तो हम उनकी मूवमेंट सिंपल नेक्ड आई से चेक भी नहीं कर पाते। लेकिन मैटर के पार्टिकल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। ये हो गई सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम आते हैं। उसके लिए हम ये चीज देखेंगे, ध्यान से समझना। मैंने ये उंगली वाटर के अंदर डाली, तो आप देखेंगे जितनी उंगली अंदर गई, यहां पे उंगली ने अपने अकॉर्डिंग वाटर को इधर उधर कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैं उंगली हटाऊंगा उस पे मॉलिक्यूल्स वहां पे फिर से आ जाएंगे। इसका मतलब क्या था, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है। जैसे ही मैंने फोर्स लगा के अट्रैक्शन को हटाया, लेकिन जैसे ही मैं उंगली को वापस लाऊंगा उनकी अट्रैक्शन फिर से हो जाएगी। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक मैटर है, ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। मैं इसमें अगर उंगली लगाता हूं या कुछ भी फोर्स लगाता हूं, तो इसके पार्टिकल के बीच में क्या है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण क्या है, मैं इसमें से हाथ को अपने को आर पार नहीं कर पा रहा हूं। क्लियर है। तो कोई भी मैटर है आपका, उसके पार्टिकल के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। हाँ, ऐसा होता है किसी मैटर के पार्टिकल में अट्रैक्शन ज्यादा होती है, किसी मैटर के पार्टिकल में अट्रैक्शन कम होती है। मींस जितना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उस फोर्स को तोड़ने के लिए जो उसके पार्टिकल्स में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा है। क्लियर है। तो यहां से जो मैटर है आपका वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। और स्मॉल पार्टिकल की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स करना चाहें तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। सेकंड, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली इन मोशन, उसके पार्टिकल क्या है, कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। थर्ड, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अट्रैक्ट ईच अदर या अट्रैक्शन फॉर ईच अदर, उसके बीच के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या रहती है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रहती है। तो ये हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम यहाँ पे देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मीन्स अभी हमने देखा कि जो मैटर है वो क्या स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। जब भी मैटर ही स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है तो हम क्या करेंगे, पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। ठीक है, तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, जैसा कि हमने प्रैक्टिकल में भी देखा, तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है ये आप देखेंगे, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उसके पार्टिकल के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इसे थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको जब आप ध्यान से देखेंगे, पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा स्पेस आपको दिखेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट आपका क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, दे आर कंटिन्यूअसली मोशन, वो क्या रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। याद रखेंगे आप,
ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। थर्ड पॉइंट है आपका अट्रैक्ट ईच अदर। कौन? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे अट्रैक्शन दिख रही है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे क्या लगा रहा है? अट्रैक्शन लगा रहा है। अगर आप कंटिन्यूअस मोशन को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से क्या होता है, पार्टिकल में मोशन होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये मोशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ही आपका क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस मोशन, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो जो आपका अरेंजमेंट मतलब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर है, वो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। सेकंड क्या था? आर कंटिन्यूअसली मोशन, वो क्या कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका अट्रैक्ट ईच अदर, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स हो गई मैटर के पार्ट। हम यहाँ पे जो मैटर की स्टेट होती हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब उन्हें डिफाइन कैसे किया गया है कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, ये हम एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक शेप, एक वॉल्यूम। शेप क्या होती है? शेप का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि आप पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस तरह से करते हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये मान लो ये 2 अलग अलग पार्टिकल है, मैं पार्टिकल को ऐसे लगाता हूँ, इसकी एल साइज में शेप हो जाएगी, मैं ऐसे लगाता हूँ, टी शेप हो जाएगी। तो आप समझ रहे होंगे पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है वो ही क्या कहलाती है? शेप कहलाती है। वॉल्यूम की बात करते हैं, तो अगर मैं पार्टिकल को बहुत ज्यादा नजदीक रख रहा हूं तो भाई ये इसका वॉल्यूम आ गया, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब क्या होगा, जो इसके बीच का ये भी इसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम तो होता है कितना जो उसके पार्टिकल हैं कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो तो होगा वॉल्यूम। और जो पार्टिकल की अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी? शेप होगी। तो शेप और वॉल्यूम 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब मान के चलो हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये किस शेप में है? सॉलिड में, ठीक है। अब सॉलिड में हमें शेप और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखना। देखो इसकी एक पर्टिकुलर शेप है, ठीक है, मैंने ऐसे रखा शेप, भाई आप बोलेंगे सर ये तो ऐसी शेप है जैसे पहले थी, ये शेप भी सेम है। कैसे भी आप इसे घुमा लो, खड़ा कर लो, शेप क्या रहेगी? इसकी फिक्स रहेगी, या क्या रहेगी? डेफिनेट रहेगी। क्या रहेगी? डेफिनेट रहेगी। वॉल्यूम की बात करते हैं हम, जैसे सिलेंडर टाइप में मान लीजिए, इसे सिलेंडर का वॉल्यूम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, या जो शेप है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम लगा सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम हमेशा डेफिनेट आएगा, फिक्स आएगा। आप ऐसे वॉल्यूम निकाल लो, ऐसे करके निकाल लो, ऐसे करके निकाल लो, ठीक है। तो सॉलिड क्या हो गया? विच हैव डेफिनेट शेप, प्रॉपर डेफिनेट शेप है, एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। तो कोई भी सब्सटेंस जिसकी शेप भी डेफिनेट हो और वॉल्यूम भी डेफिनेट हो, वो क्या कहलाएगा? सॉलिड कहलाएगा। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं, ये आपके पास लिक्विड वाटर है, इसके अंदर जूस, आपका जूस हो गया, और आपका क्या हो जाएगा? कोल्ड ड्रिंक हो गया, और आपका क्या हो जाएगा? ऑयल हो गया। वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं? लिक्विड की कैटेगरी में आते हैं। अब देखो वाटर इसके अंदर भरा हुआ है, तो जो वाटर की शेप है जैसे कंटेनर में है ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी भाई। अब मैंने ये वाटर क्या ले लिया? थोड़ा सा हाथ पे ले लिया। अब देखो इसकी शेप कैसे हो गई भाई? ये तो अलग हो गई, मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं और अलग हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे सारा आसानी से। तो जो भी लिक्विड होता है उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती, और उसे आप बोल सकते हो इनडेफिनेट शेप। तो लिक्विड की शेप कैसी होगी? इनडेफिनेट। वॉल्यूम की बात करते हैं, ये आपका क्या है? जैसे मान के चलिए इसमें आपका ये 70 ml वाटर है, तो आप इसे कहीं भी डालिए 70 ml ही रहेगा। इसका सिंपल एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, आप 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक लेके आते हो, अब वो 2 लीटर है, उसे आप किसी बर्तन में डाल दीजिए, किसी बड़ी बड़ी बोतल में डाल दीजिए, वो 2 लीटर ही रहेगी। आप 1 लीटर दूध लेके आते हो तो किसी भी कंटेनर में डालो, कहीं भी रखो, वो क्या रहेगा? 1 लीटर दूध ही रहेगा। तो वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया डेफिनेट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, जो सॉलिड होते हैं
उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड होते हैं, इंडेफिनेट शेप होती है बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और जो गैस होती है, गैस में क्या होगा आपका, हम गैस का एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको गैस दिखा नहीं सकता, लेकिन जैसे बलून है, इसके अंदर आपको पता पे गैस भरी हुई होगी, सीधी सी बात है। अब इस गैस की शेप कैसी है, जैसे बलून की हमने लेयर बना दी ऐसी इसकी शेप हो गई। वॉल्यूम भी इसका इसके अकॉर्डिंग वो निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के। अब ध्यान से समझना, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, इसे तोड़ दिया जैसे, ठीक है। अब जो गैस के पार्टिकल थे पहले इस शेप में थे, अब क्या पार्टिकल गैस के वहीं रहेंगे? आपको पता गैस तो फैल जाएगी, तो जब गैस फैल जाएगी तो उसकी पहले तो शेप ही इंडेफिनेट हो गई, और जब पार्टिकल दूर दूर चले गए तो वो भी क्या रहेगा, इंडेफिनेट रहेगा। इसका एग्जांपल आप सिंपल ये समझ सकते हो, जो आपके घर में गैस का सिलेंडर होगा, आपने आधा यूज कर लिया, फिर भी अगर आप बात करोगे तो वो पूरा भरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जैसे गैस निकलती रहती है नीचे के पार्टिकल ऊपर की तरफ आते जाते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से फैलते चले जाते हैं, ठीक है। तो गैस हो जाएगी इंडेफिनेट शेप एंड इंडेफिनेट वॉल्यूम। रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड में क्या आएगा, दोनों चीजें डेफिनेट होंगी, शेप भी वॉल्यूम भी। लिक्विड में क्या होगा, शेप इंडेफिनेट होगी बट वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेट होगा। गैस में क्या आ जाएंगे, दोनों इंडेफिनेट हो जाएंगे, इंडेफिनेट शेप एंड इंडेफिनेट वॉल्यूम। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर। मीन्स यहाँ पे जो मैटर की स्टेट हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्टेट में मैटर पाया जाता है। तो मैटर की 3 स्टेट हैं, पहली है उसमें से सॉलिड, दूसरी लिक्विड एंड तीसरे नंबर पे है गैसियस स्टेट। ठीक है जी, ये 3 स्टेट हैं। अगर हम, जैसा कि अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था, तो हमने 2 के रेस्पेक्ट में देखा था, एक शेप और एक क्या देखा था, वॉल्यूम। अब इनके अकॉर्डिंग ही हमें देखना है। अगर शेप हो डेफिनेट, आप किसी भी सॉलिड का एग्जांपल अपने दिमाग में ले लीजिए, उसे कहीं भी ले जाइए, कहीं भी रखिए, शेप क्या रहेगी, डेफिनेट रहेगी, फिक्स रहेगी, जैसी शेप है ऐसी रहेगी। और वॉल्यूम भी क्या होता है, सॉलिड का डेफिनेट होता है, जैसा कि हमने प्रैक्टिकल में ऑलरेडी देख लिया। लिक्विड में क्या हो जाएगा, आपका शेप हो जाती है इंडेफिनेट। आप किसी भी वाटर हो गया, जूस हो गया, लिक्विड और भी कोई लिक्विड हो गया, उसकी शेप फिक्स नहीं होती, जैसे कंटेनर में डाल देंगे ऐसी क्या हो जाती है, शेप हो जाती है। सेकंड पे वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। मीन्स 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, 2 लीटर है तो 2 लीटर रहेगा। लेकिन जो गैसियस स्टेट होती हैं, ठीक है, उसमें ना तो शेप डेफिनेट होती है ना वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ठीक है। मीन्स जैसे आप सिलेंडर भर के लाते हो, जैसे एग्जांपल थोड़ी देर पहले बताया, वो पूरा भरा हुआ होता है, आधा आप यूज कर लीजिए फिर भी वो पूरा भर जाता है। पूरे का मतलब क्या, वॉल्यूम तो उसने उतना ही ऑक्यूपाई कर लिया ना बाद में भी, तो इसका ना तो शेप ही फिक्स होगी ना इसका वॉल्यूम ही फिक्स होगा, मीन्स डेफिनेट नहीं होंगे। यहाँ पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। शेप और वॉल्यूम को हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। सारी चीज डिपेंड करती है पार्टिकल की अरेंजमेंट पे, ठीक है। जो सॉलिड होता है उसमें पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, पैक्ड होते हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब देखो, जब फोर्स ज्यादा ओनली अपनी जगह वाइब्रेट करेंगे तो इनकी जो शेप है ये ऐसी ही रहेगी, शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। तो शेप क्या हो गई यहाँ पे, डेफिनेट हो गई, किसकी, सॉलिड की। लिक्विड में क्या होता है, अभी पार्टिकल एक दूसरे के चारों ओर ऐसे घूमते हैं, ठीक। अब देखो, यहाँ पे शेप अलग हो गई, यहाँ पे शेप अलग हो गई, ये शेप अलग हो गई। इसका मतलब क्या है, लिक्विड की जो शेप होती है वो क्या होती है, इंडेफिनेट होती है। बात करते हैं हम गैसेज की। गैसेज में फ्रीली मूव करते हैं, कोई कहीं जा रहा कोई कहीं जा रहा, तो शेप क्या है, गैस में भी क्या हो जाती है, इंडेफिनेट हो जाती है। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, सॉलिड में क्या पार्टिकल अपनी जगह वाइब्रेट हो रही है, तो कोई पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा, तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई यहाँ पे कर रखा है तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, ठीक है। लिक्विड में अगर हम देखते हैं, एक दूसरे के चारों ओर तो घूमते हैं, लेकिन जो पार्टिकल के बीच का स्पेस है वो उतना ही रहता है, और पार्टिकल का साइज भी इतना ही रहता है। तो जो वॉल्यूम होगा वो आपका क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा। बस बट गैस की कंडीशन पे क्या हो जाएगा, पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जब उन्होंने ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था, अब क्या करेंगे, इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। कहने का मतलब वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा डेफिनेट होगा, लिक्विड का भी डेफिनेट होगा, बट गैस का क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट हो जाएगा। अब हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं उसके फ्लो करने की टेंडेंसी। ठीक है, फ्लो करने की टेंडेंसी देखते हैं। सॉलिड को आपने देखा ही होगा, जैसे अगर हम एक ले सॉलिड है, ये कभी फ्लो नहीं करेगा, मीन्स हमने ऐसे रख दिया, फ्लो नहीं करेगा। अगर हम लिक्विड को देखते हैं, पानी को मैंने हाथ पे डाला, ध्यान से देखना यहाँ पे, पानी को डालने पे क्या होगा, देखो ये फ्लो करेगा जमीन पे, जैसे भी आपने देखा होगा। और गैस भी क्या हाईली बहुत ज्यादा स्पीड से क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि हम उसके वॉल्यूम को कितना डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर गैस में पार्टिकल दूर दूर थे तो हम प्रेशर लगा के इसे पास ला सकते हैं, यही कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो सॉलिड क्या है, सॉलिड में पहले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा नजदीक है। ठीक है, बहुत ज्यादा नजदीक होने के कारण क्या होगा, हम उन्हें और कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, आप बोल सकते हो ना के बराबर होती है। लिक्विड को हम हाई प्रेशर अप्लाई करके थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। और गैस में तो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, पार्टिकल इतने ज्यादा दूर ना, प्रेशर लगाओ कंप्रेस हुए, और प्रेशर लगाओ और कंप्रेस हो जाएंगे, और प्रेशर लगाओ और कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे गैसेज में क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती है। स्पेस हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वे सॉलिड में क्या बहुत कम स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, और गैसेज में क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है, तो देखो सॉलिड में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तभी हम कहते हैं यहाँ पे कि पार्टिकल क्या करते हैं, ओनली क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी, और गैसेज में क्या बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी जो अलग अलग तरह से जो प्रॉपर्टी हैं वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जैसा आपको प्रैक्टिकल में समझा भी दिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं शेप के अकॉर्डिंग, तो मेरे हिसाब से ये आपका कई बार रिपीट हो चुका, आपका क्लियर होगा। सॉलिड की शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है। कैसी होती है, डेफिनेट। डेफिनेट मतलब जो चेंज ना हो। ठीक है, लिक्विड की क्या होती है, इनडेफिनेट होती है, क्योंकि जैसे कंटेनर में इसे डालेंगे इसकी शेप ऐसी हो जाती है। गैसेज की शेप भी क्या होती है, इनडेफिनेट होती है। क्लियर है। वॉल्यूम पे आते हैं, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेट होगा। लिक्विड का क्या होगा, लिक्विड का भी डेफिनेट होगा। और गैसेज का क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है मोशन की। तो यहाँ याद रखेंगे आप, जो सॉलिड में मोशन होता है उसमें क्या होता है, पार्टिकल ओनली क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल क्या करते हैं भाई, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं लिक्विड के मोशन की, लिक्विड में जो आपका मोशन होगा वो क्या होता है, ओवर वन अनोदर, कि पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के चारों ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन बनता है अगर आपका कि लिक्विड हैव इंडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज देयर पार्टिकल मूव ओवर वन अनोदर। जब वो एक दूसरे के चारों ओर घूमते, देखो उनके बीच में स्पेस नहीं बढ़ेगा, ओनली वो क्या करेंगे, एक दूसरे के चारों ओर घूमेंगे, जिससे शेप तो चेंज होगी बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। गैसेज की बात करते हैं, तो गैसेज में जो मोशन होता है वो फास्ट एंड रैंडम। रैंडम का मतलब होता है भाई किसी भी डायरेक्शन में। अब इसी पे क्वेश्चन बन जाता है आपका, एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि कोई सिलेंडर है, ठीक है, उसमें गैस भरी हुई है, वो हमेशा पूरा क्यों भरा होता है, तो उसमें आप लिखेंगे क्योंकि जो गैस के पार्टिकल है उनमें बहुत फास्ट मोशन होता है, तो वो क्या करते हैं, पूरे स्पेस को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करके रखते हैं। जितना स्पेस उन्हें दे दिया जाएगा वो सारी को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी है कि जो गैसेज होती हैं वो कंटेनर्स के दीवार पे क्या फोर्स लगाती हैं, तो उसके पीछे भी ये रीजन है, क्योंकि उनमें क्या फास्ट और रैंडम मोशन होता है, जिसके कारण वो क्या है, जो वॉल्स होती है, जो दीवारें होती है कंटेनर्स की, उससे क्या कंटिन्यूस टकराती रहती हैं, जिससे क्या वो प्रेशर उन पे लगता रहता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी का। नेक्स्ट पेज पे आते हैं अब हम, जो आगे प्रॉपर्टी हैं
उनमें प्रॉपर्टी अगर हम देखें नेक्स्ट आपकी फ्लो करने की प्रॉपर्टी, तो ये तो मेरे हिसाब से आप इजीली समझ जाएंगे कि कोई भी सॉलिड क्या फ्लो नहीं करता, तो डू नॉट फ्लो या डोंट फ्लो, कोई भी सॉलिड क्या फ्लो नहीं करता। लिक्विड की अगर हम बात करते हैं, लिक्विड आपने देखा भाई क्या करेगा, फ्लो करेगा। गैसेज में आप दो तरह से लिख सकते हो, या तो फ्लो ही लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एट वेरी हाई स्पीड। जो गैसेज होती हैं वो लिक्विड के कंपैरिजन में तेजी से फ्लो करते हैं, ठीक है। जिसका आप समझ सकते हो, गैस को आप क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, वाटर को छोड़ रहे हो। वाटर में तो क्या एक तरह से वाटर ऐसे जमीन से धीरे धीरे फ्लो कर, गैसेज क्या बहुत तेजी से मतलब फास्टली मूव करती हैं, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, हाईली मोशन, सॉरी हाईली फ्लो, क्या होगा भाई ये हाई रेट पे क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी एक तरह से अगर हम सिंपल वे में समझाना जाए, वॉल्यूम को डिक्रीज करना, मीन्स जितने उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा उसे अगर हम प्रेशर लगा के उस वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, वो आपका कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। अब सॉलिड को आप कितना भी दबा लेना, फोर्स लगाओगे चाहे वो टूट जाए, लेकिन क्या उसका जो वॉल्यूम वो कम नहीं होगा, तो इसमें लिख देंगे आप नॉट कंप्रेस, ठीक है, क्या आ जाएगा, नॉट कंप्रेस। लिक्विड की भी हम बात करें तो लिक्विड को हम लिख सकते हैं, लिटिल बिट वर्ड यूज कर सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ये क्या होता है, बहुत छोटे अमाउंट में, बहुत थोड़ा सा ही हम इसे क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। बट गैसेज आपकी क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेज क्या होती हैं भाई आपकी, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे हमने प्रैक्टिकल में बलून लिया था, तो उसमें जब हम दबाएंगे उसे तो कंप्रेस हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, क्यों हो जाता है, क्योंकि ये भी समझ लीजिए आप, जो गैस के पार्टिकल वो दूर दूर होते हैं, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम उन्हें थोड़ा सा नज़दीक ला सकते हैं, लेकिन सॉलिड में ऑलरेडी पार्टिकल इतने ज़्यादा नज़दीक होते हैं कि हम उन्हें और ज़्यादा क्लोज नहीं ला सकते। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पेस का, तो स्पेस में आप याद रखेंगे, जो सॉलिड के बीच में स्पेस होता है वो आपका क्या होता है, नेग्जिएबल होता है। नेग्जिएबल बोल लीजिए, मतलब ना के बराबर बोल लीजिए, या आप बोलेंगे वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। सॉलिड के जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। लिक्विड में आप बोल सकते हो स्मॉल, लिक्विड में क्या होता है, स्मॉल स्पेस होता है, तो एक तरह से लेस वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, क्या होता है, लेस स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में जो पार्टिकल है वहाँ पे क्या होगा, लार्ज स्पेस होगा उनके बीच में, कैसा होगा भाई, लार्ज स्पेस होगा, ठीक है। इनके अलावा और भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप बोल सकते हो, जैसे आपका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, तो फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, सॉलिड में क्या हाईली फोर्स होती है, या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, क्या वर्ड यूज कर सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड में क्या होगी, लेस, ठीक है, और गैसेज में क्या हो जाएगी, वेरी लेस। ध्यान रखना, अगर आप समझ पा रहे हो पॉइंट क्या चलते हैं, या तो सॉलिड से लिक्विड में इंक्रीज होगा, फिर लिक्विड से गैस में वो चीज़ और ज़्यादा इंक्रीज होगी, या फिर सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड में और कम होगा, गैस में सबसे कम होगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं पार्टिकल की अरेंजमेंट पे, जो हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो मैटर की स्टेट होती है उन्हें हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स सॉलिड को लिक्विड में कैसे कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कैसे कर सकते हैं, क्लियर है, या गैस को लिक्विड में या लिक्विड को सॉलिड में। तो इसके लिए हम दो तरह से इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग टेम्परेचर, या चेंज इन टेम्परेचर, और एक इन चेंज इन प्रेशर। तो पहले हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग समझेंगे, ध्यान से समझना कि मान के चलिए सॉलिड के पार्टिकल हैं, बस पार्टिकल की अरेंजमेंट को समझिए आप, सॉलिड लिक्विड गैस क्लियर है आपका, कि जैसे पार्टिकल अगर बहुत ज्यादा क्लोज हैं, आपको बताया था सॉलिड फॉर्म है, जैसे पार्टिकल एक दूसरे के चारों ओर घूमने लग जाएं वो लिक्विड स्टेट हो गई, और पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो जाए वो गैस स्टेट हो गई, ये आपको भी बताया था। तो सॉलिड में क्या होता है, ऐसे पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। ये ओनली अपनी जगह क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे टेम्परेचर देंगे इसे, तो टेम्परेचर से क्या होगा भाई, हम इसे हीट करने, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हो, गर्मी ज्यादा होती है तो आप क्या कोशिश करते हैं, एक दूसरे से दूर बैठने की कोशिश करते हो, ठीक है। गर्मी का मतलब एक तरह से क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है,
तो ऐसे जब पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पे, तो जो इनके अंदर एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अब मान के चलो आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, तो जो पार्टिकल हैं ये वाइब्रेट कर रहे थे पहले, अब क्या करेंगे, एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगेंगे। क्या करेंगे भैया, एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगेंगे। और एक दूसरे के चारों ओर कौन किस चीज के पार्टिकल घूमते हैं, लिक्विड के पार्टिकल। तो समझ में आ गया होगा। मीन्स सॉलिड क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, वे एक दूसरे की तरफ क्या चारों ओर, एक दूसरे के चारों ओर क्या घूमने लगेंगे। क्लियर है। अगर इसमें और ज्यादा टेम्परेचर दे देते हैं हम, तो क्या होंगे, पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो क्या एक दूसरे से और ज्यादा दूर चले जाएंगे। तो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। ठीक है, सीधी सी बात है, जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मोशन उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा मोशन होगा वो एक दूसरे से उतनी ज्यादा दूर होते चले जाएंगे। तो इसलिए पहले मैंने अरेंजमेंट आपको पार्टिकल की समझाई थी। क्लोज है, सॉलिड है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एक दूसरे से थोड़ा सा ये ऐसे मूव करने लग जाएंगे। ये कौन सी स्टेट हो गई, लिक्विड स्टेट हो गई, अगर ऐसे मूव करने लगे। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक दूसरे से बिल्कुल दूर चले जाएंगे, तो ये कौन सी स्टेट हो गई, गैस स्टेट हो गई। अब अगर इसे में उल्टा करना हो, मीन्स ये क्या गैस फॉर्म में है, अलग अलग है, अब हमें इसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके। तो जैसे ही हम टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर कम, देखो बढ़ाने से क्या बढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी, टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। या आप ऐसे समझ सकते हो, सर्दियों में क्या कोशिश करते हो, आप बेंच पे बैठते हो, आप कोशिश करते हो एक बेंच पे 3-4 बच्चे बैठ जाए, मतलब नजदीक आए। ठीक है, तो ऐसे जैसे ही हीट कम होगी, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, एक तरह से जो इनका मोशन वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा भाई, वो कम हो जाएगा। तो पहले वो ऐसे बस इतना मोशन रह पाएगा उनमें, जैसे हमने क्या किया, हीट को कम किया, या एक तरह से आप बोल सकते हैं उन्हें ठंडा किया। ठीक है, अगर और ज्यादा ठंडा कर दें तो बिल्कुल ऐसे पैक्ड हो जाएंगे, मीन्स कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो टेम्परेचर चेंज करके ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओनली पार्टिकल की अरेंजमेंट चेंज होती है, मटेरियल चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप वाटर ले रहे हो तो लिक्विड फॉर्म में H2O ही है उसका फॉर्मूला, आइस ले लोगे तब भी H2O है, गैस फॉर्म में तब भी H2O है। ओनली क्या रहता है, अगर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्लोज है तो वो सॉलिड है। हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या, मोशन आएगा, तो सॉलिड से कितना हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ज्यादा टेम्परेचर देंगे, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर निकालेंगे, या हम बोले ठंडा करेंगे, ठंडा करने से काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पार्टिकल और ज्यादा क्लोज आएंगे, तो पहले गैस होगी, गैस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। क्लियर है। अभी जो हमने देखा था कि टेम्परेचर से हम कैसे स्टेट चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रेशर से कैसे स्टेट चेंज कर सकते हैं। वो ही मैंने आपको बताया, पार्टिकल की अरेंजमेंट को आप समझ गए, आप इजीली उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान के चलो गैस फॉर्म में है, इतनी दूर होंगे गैस फॉर्म में, आपने मान लिया पार्टिकल इतनी दूर है। जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर में क्या होता है, हम इन पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और नजदीक आए, और नजदीक आए, और नजदीक आए, तो ऐसे ये प्रेशर अप्लाई कर दिया हमने, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया भाई, ये लिक्विड में। अगर हम इस पर और ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं, समझ में आ रहा है, और ज्यादा प्रेशर लगाने से क्या है, इनका जो मोशन है वो रुक जाएगा, ओनली क्या करते रहेंगे, फिर वाइब्रेट करते रहेंगे। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी चीज को हम बहुत अच्छे से होल्ड करके रख लेते हैं, अब वो वैसे तो मूव करना चाह रहा, लेकिन हमने बहुत अच्छे से होल्ड कर लिया, तो कुछ इस तरह से ही हिलता है वो अपनी जगह, मीन्स वो तो मूव करना चाह रहा है और हमने उसे बहुत अच्छे से पकड़ रखा है। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। तो जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते जाते हैं, गैस को हम लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये सॉलिड है आपका, वाइब्रेट कर रहा, हमने प्रेशर को कर दिया रिलीज, तो प्रेशर रिलीज करने पे क्या होगा, इनमें थोड़ा बहुत ऐसे क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा, अपनी जगह पार्टिकल के चारों ओर घूमने लग जाएंगे। तो ये हो गया लिक्विड फॉर्म में। अगर और प्रेशर हम कम कर देते हैं, फिर ही रैंडमली मूव करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका गैस फॉर्म में कन्वर्ट। एंड में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो स्टेट होती हैं मैटर की, ठीक है, उन्हें कैसे हम चेंज कर सकते हैं। मीन्स मैटर की 3 स्टेट पढ़ी हैं हमने, कौन कौन सी स्टेट पढ़ी हैं भाई यहाँ पे, ये सॉलिड हो गया,
ये लिक्विड है मीन्स वाटर दिखा रखा है आपको, और ये गैस फॉर्म है मीन्स जो वेपर होते हैं, ठीक है। इन्हें हम आपस में कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपने पार्टिकल की अरेंजमेंट को समझ लिया, तो सॉलिड में आपको पार्टिकल क्या बताए थे, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। लिक्विड में क्या होते हैं, थोड़ा सा दूर होंगे। गैस में थोड़े और दूर होंगे। मतलब हमें बस पार्टिकल को क्या करना है, एक तरह से अगर हम सिंपल वे में बताऊँ आपको, दूर करना है। कि अगर पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज है, सॉलिड में है, थोड़ा सा दूर कर दीजिए। अब वो करना कैसे हो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लिक्विड में हो गया और दूर करते हो, गैस में हो गया। तो अब मान के चलिए यहाँ पे ये क्या है भाई, सॉलिड के पार्टिकल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन्हें हीट किया, ठीक है। हीट करने पे क्या होगा, जब हम पार्टिकल को हीट करते हैं तो एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, जो किसकी वजह से आती है, मोशन की वजह से आती है। आप बोलो कि मोशन देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर हम दे रहे हैं, आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप एक क्लास में बैठे हो, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप कोशिश करते हो एक दूसरे से दूर बैठने की, ठीक है। सेम यहाँ पे कि अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे ही हमने हीट किया, जो पार्टिकल की ये अरेंजमेंट है, ये इससे थोड़ी ऐसे हो जाएगी, तो पार्टिकल दूर हो गए, इसका मतलब सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो बहुत सिंपल है, किसी भी सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। तो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में हो गया। सेम ऐसे ही अगर हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं, तो लिक्विड को हीट करने पे क्या होगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ेगी और ज़्यादा। अब जितनी दूर ये थे, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ज़्यादा दूर जाएंगे, ठीक है। तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ। तो आप देखेंगे किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। बस पार्टिकल की अरेंजमेंट को आपको समझना है। पार्टिकल क्लोज है, सॉलिड है, क्या कीजिए, हीट कीजिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। और ज़्यादा हीट कीजिए, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैटर की तीनों स्टेट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसा ही हो सकता है कि हमने क्या किया भाई, सॉलिड को क्या किया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड को गैस में। अगर हमें उल्टा करना हो तो क्या करेंगे, मीन्स गैस को लिक्विड में करना हो और लिक्विड को सॉलिड में, तो इसे भी समझेंगे आप। तो हम क्या करेंगे, उसे भाई ठंडा करेंगे। आप बोल सकते हैं टेम्परेचर को क्या करेंगे, डाउन करेंगे। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी कि जो पार्टिकल की अरेंजमेंट थी, भाई सॉलिड में यहाँ से क्या हो गए थे, थोड़े दूर हो गए थे, ठीक है। गैस में क्या हो गए थे, और दूर हो गए थे, ऐसे पढ़ा था हमने। अगर हम इसे ठंडा करते हैं, उसी चीज़ से समझिए, अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आप क्या कोशिश करते हो, ये करते हो भी एक बेंच पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बैठ जाएं, या बच्चे क्या हो, नज़दीक हों, ये कोशिश करते हैं। तो ऐसे क्या होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर डाउन करेंगे, टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रही थी, टेम्परेचर कम करने पे क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही कम होगी, पार्टिकल क्या करेंगे, नज़दीक आ जाएंगे। और नज़दीक आने का मतलब क्या हो गया, गैस से किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। और ज़्यादा ठंडा करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और नीचे जाएगी या और कम होगी, तो पार्टिकल और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल बस पार्टिकल की अरेंजमेंट है, पार्टिकल को दूर करना है, टेम्परेचर देना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पार्टिकल को नज़दीक करना है, टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हमें और अच्छे से समझना है तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए जैसे ये किसके पार्टिकल हैं, सॉलिड के पार्टिकल, ठीक है। जब ये सॉलिड के पार्टिकल ध्यान से देखना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हम मान के चलो इन जो यहाँ पे पार्टिकल दिखा रखे हैं आपको, इनमें अगर हम हीट करते हैं तो किस तरह से चेंज होंगे, देखिए लिक्विड में हो गए, फिर गैस में हो गए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, पार्टिकल क्या थोड़ा और दूर और दूर और दूर ऐसे क्या चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में करना, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, इसे देखिए, गैस, लिक्विड, सॉलिड, समझ में आ गया होगा। तो ये आपकी बस पार्टिकल की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक पॉइंटर होता है आपका, प्रेशर अप्लाई करके।
अगर पार्टिकल यहाँ पे गैस में क्या यहाँ पे क्या दिखा रखे हैं, वे पार्टिकल इसे स्टार्टिंग में ले आते हैं, इसे भी स्टार्टिंग में ले आते हैं। यहाँ पे पार्टिकल नज़दीक दिखा रखे हैं, यहाँ पे क्या पार्टिकल आपके दूर दूर हैं। तो मान के चलिए हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को दबाना। तो जब हम इस पार्टिकल को दबाएंगे तो वो क्या आएंगे, नज़दीक आएंगे, नहीं आएंगे। तो प्रेशर अप्लाई करके भी हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अगर हम गैस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। लिक्विड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सॉलिड में। तो बाय प्रेशर भी हम इनकी स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर। अब हम यहाँ पे समझेंगे एवोपोरेशन क्या होता है। ठीक है, सिंपल आपने अब तक जैसे देखा भी होगा, इसमें पानी है, अगर इनसे बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट का मतलब हो गया अगर 100 डिग्री सेल्सियस का हम इसे बॉईल कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इसके पार्टिकल क्या वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके क्या हवा में उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बॉईल करना। लेकिन आपने देखा होगा जैसे आप घूम रहे हो सड़क पे हो कि आज वहां पे पानी भरा हुआ है, 1-2 दिन बाद आप देखेंगे वो पानी सूख जाता है। अब उसमें आप कहेंगे सर कुछ पानी तो जमीन में चला जाता है, मान लिया कि कुछ आपका क्या है ग्राउंड वाटर में क्या कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसमें से कुछ वाटर क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है। अब एवोपरेट होता क्या है, इस चीज को समझिए। जब बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम करके, ध्यान से समझना, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ध्यान से समझना, अगर हम वाटर का टेम्परेचर जो प्रोवाइड करा रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं कराते, उससे कम रहता है नॉर्मल, जैसे गर्मी भी है, जब भी आपका 40 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स में वो कैसे कन्वर्ट होता है, उस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। तो ध्यान से समझना, पहले हम वेपर एवोपरेशन समझ लेते हैं। होता क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर को कम करके लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना वेपोराइजेशन कहलाता है। बात समझ में आई नहीं आई? मींस बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम होना चाहिए और फिर भी हम उन्हें क्या वेपर्स में कन्वर्ट करना है। आपके दिमाग में एक कोई चीज आएगी, सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो इस चीज को आप ऐसे समझिए, वही पार्टिकल की अरेंजमेंट पे आ जाते हैं कि मान के चलो ये पार्टिकल हैं, ठीक है। अब मान के चलो इन्हें 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है तो ये क्या है, लिक्विड फॉर्म से क्या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब होता क्या, आपने मान लो आज का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस है, सभी का 40 होगा एक तरह से, क्योंकि उस पर क्या टेम्परेचर आ रहा है, वो इतना हीट हो गए। अब आपको बताया था पार्टिकल क्या कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस मोशन में क्या होंगे। अब मान के चलिए कि ये पार्टिकल इससे टकराया, इससे टकराने पे क्या होगा, जो इसकी एनर्जी थी वो थोड़ी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुई, फिर दूसरा पार्टिकल है वो इससे टकराया, इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुई। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल जब टकराएंगे तो मान के चलो यहाँ पे 50 पार्टिकल हैं, उनमें से 10 ने क्या किया, उन्हें 5-5 यूनिट एनर्जी इसमें क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, 10 में से 5-5 ऐसे करके, और इसका टेम्परेचर कहाँ पहुंचा दिया, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। अब ध्यान से समझना ये चीज, जब इसका 100 पहुंच गया, ये क्या चलेगा, ये एवोपोरेट हो जाएगा। तो ये तो हो गया एवोपोरेशन। अब एक होता है एवोपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। तो जब इनका टेम्परेचर इसमें ट्रांसफर हुआ तो टेम्परेचर पहले कितना था, 40, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन जब इसने 5-5 डिग्री सेल्सियस इसमें ट्रांसफर कर दिया तो इनका टेम्परेचर क्या हुआ, लो हुआ, नहीं हुआ। तो जो ये सरफेस होगा ये कैसा फील होगा, हमें नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडा फील होगा। रिपीट कर रहा हूं, टोटल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, इन्होंने 5-5 यूनिट इसमें ट्रांसफर करके इसे एवोपरेट कर दिया। तो जब इनका टेम्परेचर डाउन गया है तो डाउन की वजह से हमें कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है। आपने देखा होगा आपके हाथ पे पेट्रोल डल जाए तो थोड़ी देर बाद क्या आपको ठंडा ठंडा फील होगा, वहां पे क्या होता है, क्योंकि पेट्रोल हमारी बॉडी की हीट लेके वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अब हमारी बॉडी से हीट गई तो हमें हमारा हाथ कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, एवोपरेशन होता है। और इसकी एवोपरेशन की वजह से इस कारण क्या होती है, हमें कूलिंग फील होती है। मटके का एग्जांपल देख सकते हो आप, मटके में पानी रखा होता है, मटके में क्या होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, उनमें से वाटर बाहर आता है और वहां से क्या होगा, एवोपरेट होगा। देखो मटके का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस मान लिया हमने, ये 40 ही मान लिया। 40 में क्या होगा, जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उसे एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, तो वो तो 100 लेके चला गया। अब बाकी क्या रह गए, ठंडे हो गए पहले कंपेरिजन में। आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज को कि आपके घर में आपको किसी बच्चे को बाहर घूमने के लिए भेजना है, अब सीधी सी बात है वहां पे 5,000 रुपए चाहिए।
अब सभी क्या करेंगे, वहां पे हजार हजार रुपए इकट्ठे करके उसे दें। अब वो तो क्या है, पैसे लेके घूमने चला गया, बाकी के पास पैसे की क्या हो गई, कमी हो गई। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो वो क्या हो गए, ठंडे हो गए। मीन्स उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि पैसे से गर्मी आती है, ठीक है। वो ठंडे हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे उन्हें क्या होगा, कूलिंग होगा। तो पैसे का मतलब आप टेम्परेचर से समझिए कि जिसको टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर लेके निकल गया, बाकी के जिन्होंने उसे प्रोवाइड कराया था वहां पे कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। एवोपोरेशन, ठीक है। एवोपोरेशन अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एवोपोरेशन टॉपिक है हमारा। एवोपोरेशन को अगर हम समझे होता क्या है, ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं, आपने बॉइलिंग प्रोसेस पढ़ा होगा कि आपने क्या लिया, एक लिक्विड लिया यहाँ पे, ठीक है, लिक्विड है इसके अंदर, इसे आप टेम्परेचर से मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, मान लो वाटर ही है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे हीट कर रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल हैं किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्रोसेस हो गया बॉइलिंग। जैसा कि आप पहले प्रोसेस को पढ़िए, प्रोसेस बाय विच एन एलिमेंट और कंपाउंड ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट गैसियस स्टेट। मतलब क्या है, सिंपल वे में हम बात करें, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की जो लिक्विड स्टेट है उसको गैसियस स्टेट में चेंज करना, ये यहां तक हो गया बॉइलिंग प्रोसेस। अब एवोपरेशन में क्या नया है, बिलो द टेम्परेचर एट विच इट्स बॉइल्स, जो वाटर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है ना, अगर वो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर क्या हो, बॉयल हो, तो वो प्रोसेस कहलाएगा आपका एवोपोरेशन। ये आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा, आप देखते हो कहीं जाते हो रास्ते में आपको पानी भरा मिला, आप कल देखते हो या तो पानी आपको कम मिलेगा, यहाँ पानी नहीं मिलेगा, मतलब सूख जाएगा एक तरह से। तो यही होता है, आप मान सकते हैं कुछ वाटर उसमें से आपका ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये क्या है आपका कि जो पार्टिकल हैं वो किस तरह से वेपोरेट करेंगे। मान के चलो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि थोड़ा प्रैक्टिकल में भी आपको बताया। जब ये क्या करेगा, यहां से इसे क्या करेगा, आपस में कोलिजन होगा, या आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। तो आपस में टकराने पर क्या होगा, इनकी जो हीट है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हीट वही ट्रांसफर हो जाएगी। तो आप इस चीज को ऐसे समझिए, मान के चलो ये पार्टिकल है, ठीक है। अब टेम्परेचर मैंने 40 डिग्री सेल्सियस बताया, सभी के पास कितना टेम्परेचर होगा, 40 डिग्री सेल्सियस होगा। अब मान के चलो ये कितने टोटल 8 पार्टिकल हैं, तो इसके पास 40 तो ऑलरेडी है, इसे करना कितना 100। तो ये जब इसे टकराएगा 10 यूनिट ये दे देगा, 10 ये दे देगा, 10 ये, 10 ये, 10 ये, टोटल कितना हो गया, 5 ने दे दिया, 1 ने दे दिया, टोटल 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये यहां से क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा। अगर आप सिंपल तरीके से आपको देखना है तो सिंपल तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को, कैसे कि मान के चलो आपके घर में 4 बच्चे हैं, ठीक है, आप उन सभी को टूर पे नहीं भेज सकते, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन रहता है, क्या ऑप्शन रहता है कि मान के चलो जो ये हैं आपके, ये 4 बच्चे हैं, कि जो इनकी पॉकेट मनी है ये सभी क्या करें, इसको दे दें उसमें से कुछ रुपए, ठीक है। तो मान के चलो 500 रुपए है टूर पे जाने का, और इसके पास क्या 200 रुपीज है, तो 100 ये दे दे, 100 ये दे दे, 100 ये दे दे, तो 500 हो गए, तो ये टूर पे जा सकता है। तो एवोपरेशन प्रोसेस भी ऐसे ही चलता है कि बाकी पार्टिकल मिलके कुछ पार्टिकल को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, क्योंकि उनके पास वो जो बॉइलिंग टेम्परेचर वो नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर क्या है रूम में, मतलब जहाँ पे पानी है 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके अकेले अकेले के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो 40 पे बॉइल हो जाए, बॉइल तो 100 पे ही होगा। तो बाकी क्या करते हैं, उसका सहयोग करते हैं और उसे क्या है, एक तरह से वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ही आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, यहाँ से 2-3 पार्टिकल आपके क्या हो गए, वेपर्स में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। इस तरह से ये प्रोसेस आपका चलता है। लेकिन आपको ये आपने देखा बॉइलिंग प्रोसेस में भी कि आपका क्या होता है, लिक्विड स्टेट को हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को गैसियस स्टेट में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो प्रोवाइड जो हमने करा रखा है वो बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, कम होगा। यही आपका क्या कहलाता है, एवोपोरेशन कहलाता है। क्लियर है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो आप देखेंगे,
एवोपरेशन कॉज कूलिंग। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लो एनर्जी है, हाई एनर्जी और ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी आपके यहाँ पे, ठीक है। तो पार्टिकल जब आपस में कॉलिजन कर रहे हैं, मीन्स पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये एनर्जी क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे हैं, जो टूर पे जाने का मैंने आपको बताया कि इसके पास 200 हैं, बाकी इसे पैसे दे रहे हैं, तो इनके पास पॉकेट मनी कम होगी नहीं होगी। तो ऐसे पार्टिकल की एक तरह से पॉकेट मनी क्या, उनकी हीट। जब ये इसमें हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, मान के चलो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, इन्हें वेपर्स में कन्वर्ट कर दिए, वे सभी आपके थोड़ी देर में वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो बाकी के पार्टिकल या मॉलिक्यूल है, इन्होंने इसे हीट दी होगी नहीं दी होगी, तो ये तो हीट लेके चले गए, तो जो इनकी हीट है वो क्या हुई होगी, कम हुई होगी। मान के चलो, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 40 में से अप्रोक्स 10 या 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या ऊपर दे चुके होंगे, तो इनका टेम्परेचर हो गया मान के चलो 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें ठंडा फील होगा नहीं होगा। तो यही आपका रीज़न होता है कि जो एवोपरेशन प्रोसेस जहाँ भी होगा वहाँ पे हमें क्या होगा, कूलिंग फील होती है, ठंडा फील होता है। जैसा आपने देखा होगा आपके हाथ पे एसीटोन, या सिंपल हम बात करें जो आप डेली रूटीन में भी आपने में भी हुआ होगा, आपके साथ पेट्रोल या डीजल आपके हाथ पे डल जाए, थोड़ी देर बाद देखेंगे आपको आपका हाथ ठंडा सा फील होगा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो हमारी बॉडी की हीट है वो उसे जो पेट्रोल है उसे क्या कर देती है, वेपर्स में कन्वर्ट कर देती है। अब हमारे हाथ से क्या हुआ, भी हीट ट्रांसफर हुई पेट्रोल या डीजल में, तो हमारे हाथ को कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। तो ये आपका हो गया एवोपरेशन कॉज कूलिंग। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन। मीन्स कौन कौन से फैक्टर हैं जो एवोपरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इसे समझने के लिए समझते हैं। पहला है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब आप हीट से समझ रहे होंगे। तो जितना टेम्परेचर हम हाई करेंगे, एवोपरेशन भी क्या होगा, प्रोसेस उतना फास्ट बोल सकते हो या उतना ज़्यादा हो। क्यों होगा ये समझिए कि अगर यहाँ पे जो पार्टिकल हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस पे हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल हैं वो कितने पे हैं, 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो सीधी सी बात है, इन्हें 100 करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी होगा या फास्ट होगा। यहाँ पे 20 है तो इन्हें और मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो पार्टिकल इन्हें क्या कॉलिजन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा वेपोराइजेशन भी उतना ज्यादा होगा। सरफेस एरिया पे आ जाते हैं। एक तरफ हमने लिया ज्यादा सरफेस एरिया, एक तरफ लिया हमने कम सरफेस एरिया। अब एक तरफ एक्चुअल में ये वेपोराइज हो क्यों रहे हैं, क्योंकि क्या है, ऊपर से जो सन है वो इन्हें क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर आ रहा है इतने एरिया में आ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इतने ज्यादा एरिया में आ रहा है। अब आप कहेंगे सर इतने ज्यादा एरिया में आ रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जब ज्यादा एरिया में टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है, तो इन्हें जो हीट मिलेगी वो ज्यादा जगह से मिलेगी। आप बोल सकते हैं कि ज्यादा पार्टिकल वहां पे क्या होंगे, फैले होंगे। यहाँ पे पार्टिकल क्या होगा, देखो मोस्टली पार्टिकल ऊपर इतने सरफेस पे होंगे, बाकी पार्टिकल क्या होंगे, नीचे होंगे। मान के चलो 100 पार्टिकल है तो 80 पार्टिकल नीचे हो गए, 20-20 की लेयर में आ गए। यहाँ पे क्या होंगे, 100 होंगे तो आपके 2 लेयर में आ जाएंगे, 50-50। तो जो डायरेक्ट हीट मिल रही है ऊपर वाले 50 को मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे हीट ज्यादा मिल रही है, और वही आपका रीजन हो गया। हीट ज्यादा मतलब टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा मतलब एवोपरेशन और ज्यादा। क्लियर होगा भाई। ह्यूमिडिटी के लिए पहले आप ये समझिए ह्यूमिडिटी होती क्या है। जो एयर होता है, आपने देखा होगा जुलाई अगस्त के महीने में मतलब पसीने से ज्यादा आते हैं, तो क्या होता है, जो एयर होती है, एयर में क्या वाटर वेपर्स पहले से ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब एयर की भी कुछ क्या होगी, जो वाटर वेपर्स हैं उन्हें होल्ड करने की कुछ कैपेसिटी होगी, ठीक है। अगर ऑलरेडी वहां पे वेपर्स ज्यादा हैं, मींस ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वेपर्स का मतलब कि एयर में अगर वेपर ज्यादा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ऑलरेडी ज्यादा, तो और ज्यादा वेपर्स को क्या वो होल्ड नहीं कर सकती, तो वेपोरेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वेपोराइजेशन आपका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर हम वाइंड की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, आपने देखा होगा तेज हवा चलती है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, कपड़े से आराम से आप समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो जितनी ज्यादा हवा चलेगी, हवा से होता क्या है कि मैंने बताया ह्यूमिडिटी एक प्रोसेस है, एक वो है प्रॉपर्टी है जिसमें एयर क्या करती है, वेपर्स को होल्ड करके रखती है।
अब वाइंड में क्या होगा भाई, आपका जितनी हवा चलेगी, तो मान के चलो यहाँ पे एवोपरेशन हो रहा है, लेकिन हवा क्या करे, हवा चली तो वो क्या करेगी, इन वेपर्स को बहा के आगे ले जाएगी, यहाँ पे फिर से आपके पास फ्रेश एयर आ जाएगी, तो वेपोरेशन फिर से हो सकता है, फिर उसे बहा के ले जाएगी, फिर वेपोरेशन हो सकता है। तो इसलिए अगर हवा तेज चल रही है तो ह्यूमिडिटी अपने आप थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, एवपोरेशन प्रोसेस आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपका हो गए 4 फैक्टर। रिपीट कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तब भी वेपोरेशन बढ़ेगा, वाइंड की स्पीड बढ़ेगी, वेपोरेशन बढ़ेगा, लेकिन जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें जो हमारे उत्साह को बढ़ाए। धन्यवाद, आपका दिन अच्छा रहे।